नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नए मॉक टेस्ट के साथ हूं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए और इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास शरीर द्वारा नहीं टूटी है और इसलिए यह गैर कैलोरी नहीं है। अब बात सुनना बच्चों, मैं इसका एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। एक देखिए यहाँ पे ये डायबिटीज़ पेशेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट का क्या सीन होता है, उसी से इस बात को हम आसानी से समझ पाएंगे। डायबिटीज़ मरीज, डायबिटीज़ पेशेंट को कहा जाता है कि आपको जो चीज़ें कंज्यूम करनी है, कंसीव जो करनी है, वो नो शुगर करनी है। और कहीं पे भी जाते हैं बोला चाय है नो शुगर वाली, चाय है नो शुगर वाली। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि चाय मीठी तो है, चाय मीठी तो है लेकिन इसमें शुगर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ये कैलोरी है ना, इसको बॉडी तोड़ेगी नहीं, बॉडी इसको तोड़ेगी नहीं, तो उसको बोलेंगे हम नो शुगर। तो अब ये कहना चाह रहा है कि भैया इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन कौन सी नो शुगर है। मैं आपको बता दूं जानने के लिए, अब चारों के चारों ये नो शुगर है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरी तोड़ता कौन सा नहीं है वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन सी यूज़ की जाती है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ये देखिए एस्पार्टम क्या होता है। देखो एस्पार्टम के बारे में समझाता हूं आपको। एस्पार्टम क्या है, ठीक है। एस्पार्टम एक स्वीटनर है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है बच्चों, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये लगभग चीनी से 100 से चीनी से 100-200 गुना मीठा होता है। बात समझ पा रहे हो? है तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन चीनी से कितना गुना है? 100 से 200 गुना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब चीनी जितनी मीठी होती है उससे 100-200 गुना मीठा है ये, ठीक है। अगर छोटा सा हिस्सा भी डालेंगे तो मीठा कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। वो कैलोरी की ज़रूरत कम पड़ेगी और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, वो देखते हैं। आइए, बी है शक्कर संबंधी यानी कि सैचहेरियन। सैचहेरियन के बारे में बात करते हैं। सैचहेरियन हमें क्या समझा रहा है? सैचहेरियन हमें यह समझाता है बच्चों कि यह चीनी से लगभग 300 से 400 गुना मीठा है। यह चीनी से लगभग 300-400 गुना मीठा है। मतलब सर यहाँ तो 100 से 200 गुना था, अब 300 से 400 गुना हो गया, मतलब कि ये बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इनकी जब चीज़ें क्वांटिटी बढ़ती चली जाएंगी तो इनमें कम चीनी, जैसे आप दूध पी रहे हो, किसी डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें चीनी डालेंगे तो वो नुकसान करेगा। तो इनमें से किसी को जब डालेगा ना तो बहुत नामात्र डालेंगे और वो मीठा हो जाएगा, तो इसलिए उसे बोलते हैं हम, इसलिए क्या बोल रहे हैं, नो शुगर। तो ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, सुक्रोलोज। सुक्रोलोज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सुक्रोलोज दिख रहा है ना सबको, वॉइस क्लियर है? सुक्रोलोज, ठीक है। सुक्रोलोज के जब बारे में बात करते हैं तो ये लगभग चीनी से 600 गुना मीठा है। यह चीनी से 600 गुना मीठा है, 600 गुना मीठा। अब आप बताइए, पहले का यूज करेंगे तो कम मीठा होगा, इसका करेंगे थोड़ा और ज़्यादा मीठा, और सबसे ज़्यादा मीठा किससे होगा? 600 गुना वाले। इसकी तो नाम मात्र एक बूंद से ही काम हो जाएगा और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी यही रहता है और यही हमसे पूछ रहा था। दूसरी चीज़, ये यूज मेनली कहाँ किया जाता है? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती है उस पर लिखा होता है नो शुगर। कोल्ड ड्रिंक्स जब आती है बच्चों उस पर क्या लिखा होता है? नो शुगर। कोल्ड ड्रिंक्स पर हमने देखा होगा, आज कहीं पे भी आपको बोतल मिले कोल्ड ड्रिंक की, उस पर देखना, उस पर लिखा होगा नो शुगर। कोल्ड ड्रिंक पर लिखा रहता है नो शुगर। और उसमें यूज किसका किया जाता है बच्चों? इसी सुक्रोलोज का यूज किया जाता है और हमसे इसी के बारे में ये पूछना चाह रहा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। साइक्लोमेट भी होता है लेकिन वो इतना मीठा नहीं होता, बल्कि चीनी से 30 से 40 गुना ही होता है। ये चीनी से 30 से 40 गुना मीठा होता है। इसका भी मैं तो बता देता हूँ, साइक्लामेट का भी बता देता हूँ आपसे। साइक्लामेट, इसका मतलब ये है कि ये चीनी से मात्र 30 से 40 गुना ही मीठा है। चीनी से 30 से 40 गुना
मीठा है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए ढंग से, एस्पार्टम 100 से 200 गुना मीठा था, सैक्रिलिन कितना था 300 से 400, और सुक्रोलोज 600 गुना मीठा था। और यहाँ पे जब आते हैं साइक्लोमेट क्या होता है, मात्र 30 से 40 गुना। तो इनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा होगा, सुक्रालोज होगा, क्योंकि उसकी सबसे कम मात्रा उसमें डालनी होगी। उससे क्या होगा, जो डायबिटिक पेशेंट या कोई भी अदर बंदा है डायबिटिक पेशेंट के अलावा भी वो कैलोरी लेने से बच जाएगा, उसके लिए बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा। यही चीज़ हमसे पूछी गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, सुक्रालोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण लोगों में कलर ब्लाइंडनेस के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इसने पूछा है कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमें बताइए। तो कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है। अब सुनना बच्चों, ऑप्शन को भी देखेंगे, पहले मैं बता दूं मतलब क्या है। जैसे आपने के डेंगू हो गया था, डेंगू होने के लिए डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप ना सीवीसी करा लीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में एक रिपोर्ट आती है, उसमें आएगा कि डेंगू के प्लेटलेट्स कम है, तो पता लग जाएगा हाँ इसको डेंगू की शिकायत है। तो उसी तरीके से अलग अलग बॉडी फंक्शंस का पता लगाने के लिए बॉडी के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए इशिहारा नाम का टेस्ट होता है। क्या नाम टेस्ट होता है बच्चों, इशिहारा टेस्ट होता है। मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है, इशिहारा टेस्ट होता है। इशिहारा टेस्ट होता है। ये एक्चुअली एक जापानी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है। जापान के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस टेस्ट का नाम रखा गया है। बात क्लियर हुई कि नहीं, जापान के साइंटिस्ट रहे, उनका नाम है इशिहारा। तो इसके नाम पर कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाया जाता है। बोले सर ये समझ में आ गया हमारा, ठीक है। ए ऑप्शन में तो ये दे रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा है वाइडल टेस्ट, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके वाइडल टेस्ट। और वाइडल टेस्ट होता है बच्चों टाइफाइड का टेस्ट। वाइडल टेस्ट क्या होता है, ये होता है टाइफाइड टेस्ट। आपसे बोलेगा किसी को, आप सपोज करो घर में क्या है कि इसके मैं सिम्टम भी लिखता हूँ टाइफाइड के, 5 से 6 दिन हो गए कंटिन्यूली फीवर आ रहा है। 5 से 6 डेज हैं ये, आप ये मत समझ लो 5-6 खुराक दे रहे हैं सर, नहीं 5 से 6 डेज में क्या करना है, किसी को फीवर है, पहली खांसी हो रखी है किसी को लगातार, ठीक है, बॉडी में दिक्कत हो रही है, टायर्डनेस यानी कि थकान हो रही है। तो ये जब सारी चीज़ें कंटिन्यूसली जब 5 से 6 दिन तक ये चीज़ें डॉक्टर सिम्टम देखता है तो वो बोलते हैं आप टाइफाइड टेस्ट करा लीजिए। अब टाइफाइड टेस्ट क्या होता है, वाइडल टेस्ट होता है। इसके नाम को क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट इसके नाम को बोला जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला जो टेस्ट दे रखा है हमें, एलिसा दे रखा है, एलिसा दे रखा है। सी ऑप्शन में हमें एलिसा दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, एलिसा। ये एंटीजन का टेस्ट करता है बच्चों, ये क्या करता है, एंटीजन का टेस्ट करता है, ठीक है। और डी ऑप्शन में दे रखा है चारों, मतलब कि सर्च, कोई भी सर्च कर लीजिए, कोई भी सर्च या टेस्ट कर लीजिए। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ये इसलिए ये कि टाइफाइड का टेस्ट करता है। और हमसे पूछा गया था ये कलर ब्लाइंडनेस का, हमसे पूछा किसके गया था बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का आंसर क्या हो जाएगा, इशिहारा टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा हमें, इशिहारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ऑप्शन में आप आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विटामिन सी के बारे में सही नहीं है। चलो पहले विटामिन सी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का एक देखो, पहली बात तो ये जल में घुलनशील होती है, ये बात ध्यान रखना। विटामिन सी जो होती है वो किस में घुलनशील होती है बच्चों, जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है, पहली बात तो ये। इससे रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कुछ दिन पहले ही, लास्ट पेपर में डिस्कस किया था शायद। स्कर्वी रोग होता है, कौन सा रोग होता है बच्चों, स्कर्वी होता है। ये किससे प्राप्त होती है, खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है बच्चों, खट्टे पदार्थ यानी कि नींबू एंड संतरा, नींबू एंड संतरा। अब दूसरा इसका आपको साइंटिफिक नाम पूछ ले कोई, इसका बताओ कि साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम है बच्चों इसका एस्कॉर्बिक। साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, ठीक है। ये चीजें हमें यहां से याद रखनी। पहला हमने देखा जल में घुलनशील होती है विटामिन सी, फिर देखा स्कर्वी रोग होता है, खट्टे पदार्थ नींबू या संतरा से प्राप्त होता है। साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक। क्या नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना ये हार्मोन नहीं है। कई लोग इसे हार्मोन मान के कार्य कर रहे हो, हार्मोन नहीं होती है विटामिन सी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या ऑप्शन में नहीं पूछा गया, तो अब देखते हैं। आइए, केवल विटामिन सी बाहरी रूप से लिया जाता है, अन्य
मानव शरीर में उत्पादित होते हैं। ठीक है, ये सही है कि भैया ये इन दोनों में एक स्टेटमेंट तो सही है कि विटामिन सी बाहरी रूप से लिया जाता है। विटामिन सी भी एक विटामिन है और एक हार्मोन भी, ये तो गलत है, हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, स्कर्वी रोग होता है विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन सी में एक पानी में घुलनशील है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। आंसर कौन सा गलत है इसमें? बी। तो हम आंसर ही कौन सा कर देंगे यहाँ से? बी हो जाएगा हमारा। गलत ही तो पूछा गया था हमसे पूछा गया था गलत, तो गलत कौन सा है यहाँ पर? बी। ये विटामिन सी की नॉलेज हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप बच्चों ले सकते हो। ठीक है, मैं साइड में हो चुका हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो इस चीज़ को, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा ये होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समतल दर्पण के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण की फोकल लंबाई अनंत होती है, इसने पूछा ना, गलत पूछा है, तो इस मतलब ये बात तो सही है भाई, अनंत तक तो होती है, मुझे लगा सही था तो मैंने इसका रिवर्स करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसकी जो लंबाई है, इसमें फोकल लंबाई के बारे में दे रखा है ना, हाँ, फोकल लंबाई अनंत तक जाती है, सही बात है भैया, इनकी फोकल लंबाई अनंत तक, बात सही है। फोकल लंबाई जो है बच्चों कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा बोला गया है कि इसकी ऑप्टिकल पावर 1 है, ये गलत बोल रहा है भैया, इसकी ऑप्टिकल पावर 1 नहीं होती है, ऑप्टिकल पावर 1 नहीं होती है। पर सर होती कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, यहां से इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल पावर होती है इसकी 0, ये बात अपन को यहां से ध्यान है। एक गलत है, 0 सही है। हमसे गलत ही तो पूछा, तो आंसर हमने क्या कर दिया यहाँ पे? बी कर दिया। ठीक है, अब एक और ऑप्शन देखते हैं, सी में क्या हुआ। यह एक वास्तविक वस्तु की आभासी छवि बनाता है, सही है भैया, वास्तविक वस्तु की आभासी छवि बनाता है, यह वास्तविक वस्तु की आभासी छवि बनाता है, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, आभासी छवि बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात बोल रहा है और ये भी इसने सही बात बोली। अपन ने आंसर तो मिल गया है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे कुछ चीज़ें आए तो हमें वो चीज़ें याद रखनी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और ऑप्शन बचा हुआ है, इसका उपयोग पेरिस्कोप निर्माण में किया जाता है। डी ऑप्शन देखिए, इसका निर्माण, वो इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग पेरिस्कोप निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेरिस्कोप निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। अब लीजिए भैया, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए और हमारा आंसर हो गया यहाँ से बी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया बच्चों? यहाँ से बी ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा सारे बच्चे, कि समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फोकल लंबाई इसकी अनंत होती है, ये बात सही है, लेकिन आप ध्यान रखना, ऑप्टिकल पावर 1 नहीं होती है, ऑप्टिकल पावर होती है इसकी 0। इसका वास्तविक वस्तु की आभासी छवि बनाता है और इसका उपयोग पेरिस्कोप निर्माण में भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा। 30 में आते हैं। चलिए, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व है? तो वो है बच्चों फ्लोरीन और सीजियम। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन और सीजियम। ये बात डायरेक्ट ही आप आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि एजेंडा 21 क्या था यहाँ से। ठीक है ना, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं सारे पहले और फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखो, रियो एजेंडा 21, एजेंडा 21 पहले तो ये देखते हैं कि कहाँ आयोजित हुआ था, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें बच्चों याद रखिएगा आप लोग, रियो शहर है ब्राज़ील में, तो कहाँ आयोजित किया होगा? ये ब्राज़ील में किया होगा। मतलब कहाँ पे किया था? ये रियो ब्राज़ील में किया था। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ ये क्लियर हो गई, पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़, इसमें टोटल कंट्री कितने ने पार्टिसिपेट किया? टोटल कंट्री तो 178
और कब की बात है भैया? 1992 की बात है। ये घटना घटित जो होती है, टोटल कंट्री 178 पार्ट लेती है और 1992 में ये कार्य मतलब होता है। अब यहाँ से ये पूछ ले कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया? पूछ ही लेगा भाई, क्यों नहीं पूछेगा। ऑर्गेनाइज जो किया वो किया था यूएन ने। ऑर्गेनाइज किसने किया इसको? यूएन ने किया था। ऑर्गेनाइज करने का काम जो करता है वो यूएन करता है। अब इसका उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मेनली जो कार्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से ना के लिए पूछा गया किसके? एक बार ऑप्शन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सतत विकास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सतत विकास। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। जैसे किसके साथ था ना, तो वो सस्टेनेबल विकास यानी कि सतत विकास के बारे में था। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। तो ये रियो शिखर की सब बातें हैं सारी की सारी। एजेंडा 21 होता है, ब्राज़ील में होता है। टोटल कंट्री 178 थी। ईयर था 1992 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका था और ऑर्गेनाइज करने वाला जो था यूएन था। तो ये बातें हमें इनके बारे में याद रखनी है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर मिल गया अपने को ए। न्यूनतम तापमान जिस पर एक दहनशील पदार्थ आग पकड़ता है, मतलब न्यूनतम तापमान पर और कोई पदार्थ जल्दी से आग पकड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, यानी इग्निस तापमान बोलते हैं। ये लीजिए, ठीक है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन एक शब्द है जिसका उपयोग के संदर्भ में किया जाता है, मतलब किसके संदर्भ में इसका उपयोग किया है। जैसे ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, तो एक एक करके इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फिर इसको एलोबरेट करेंगे। जैसे दे रखा है आरबीआई। आरबीआई बच्चों, आरबीआई की जो स्थापना होती है वो होती है 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है 1937 में। हेडक्वार्टर मुंबई को बनाया दिया जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। अब बात आती है यहाँ के गवर्नर की। इसके जो गवर्नर है पहले इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले तो स्मिथ थे वैसे, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर की जब बात आती है तो हम लेते हैं नाम सीडी देशमुख साहब का। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अभी करंट में मल्होत्रा साहब हैं, मल्होत्रा प्रेजेंट गवर्नर। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो आपके सामने ये रहे प्रेजेंट गवर्नर। इनसे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। इनसे पहले कौन थे बच्चों? शक्तिकांत दास, 25 नंबर के। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये सारी चीज़ें आरबीआई की हैं। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। तो इन सभी का क्या करता है ना, मैनेज करने का काम करता है, नोट छापने का भी कार्य करता है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं देखता हूँ किसके बारे में था। फेडरल बैंक अमेरिका। फेडरल बैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट थॉट्स याद रखना। फेडरल बैंक दो हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग, हमारे देश के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फेडरल बैंक एक तो है बच्चों अमेरिका में, वो काफ़ी पुराना बैंक है, ऐसी बात नहीं है, अमेरिका में। एक हमारे भारत में भी है, फेडरल बैंक ऑफ केरला। इसका नाम क्या है? फेडरल बैंक ऑफ केरला। फेडरल बैंक ऑफ केरला। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी बच्चों, इसका प्राचीन नाम ये नहीं था, ठीक है। फेडरल बैंक ऑफ केरला का पुराना नाम था फेडरल बैंक ऑफ त्रावणकोर। फेडरल बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये बात हमें यहां से याद रखनी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है WHO, सॉरी WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक का दे रखा है शायद, अभी देख लेते हैं अपन। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का दे रखा है बच्चों, और वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। ला जाइए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। इसका मेन काम क्या है? लॉन्ग टर्म लोन देना, लॉन्ग टर्म लोन देना। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक के अलावा होता है IMF। क्या होता है? IMF। IMF क्या कह रहा होता है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। IMF के बारे में बात करते हैं, आ जाइए। IMF 1947, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब लोन होता है इसके शॉर्ट टर्म। लोन कैसे होते हैं? इसके शॉर्ट टर्म होते हैं, और इसी में ये यूज किया जाता है कौन सा वर्ड? RTP, यानी कि रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। ये बात ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसपोजिशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से डी हो जाएगा। ऐसे करके अपन को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। 33 डी आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आंसर क्या हो गया बच्चों? यहाँ से IMF अपना आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरी तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए भैया, आराम से ले सकते हो। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप बाजार में जाते हैं वॉइस क्लियर है ना सभी को? यदि आप बाजार में जाते हैं और अपने कारखाने के लिए एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो आर्थिक शब्दावली में आप शायद सबसे अधिक कर रहे हैं तो निम्न में से है। अब सुनना मेरी बात यहाँ से कि आर्थिक शब्दावली मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या दिखाएंगे हमने? इनकम एंड एक्सपेंसेस में या बैलेंस शीट जो बनाई जा रही है उसमें क्या, किस रूप में इन एक्सपेंसेस को हमें दिखाना होगा? तो हम इन्हें दिखाएंगे बच्चों कंजप्शन यानी उपभोग के रूप में। कंजप्शन यानी उपभोग के रूप में हमें ये दिखाना होगा। कंजप्शन एक्सपेंसेस हैं ये, और कंजप्शन एक्सपेंसेस में हमें इसे दिखाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा कंजप्शन। ठीक है, असेट क्रिएशन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। तो ये नामित किया गया था 69 अमेंडमेंट्स में। किस अमेंडमेंट में किया गया था? 69 अमेंडमेंट में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्र जो दिल्ली है, दिल्ली जो राजधानी है, उसका क्षेत्र निर्धारित किया गया और वो किया गया था 69 अमेंडमेंट के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाकी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। यह एक स्वतंत्र और वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है भैया। जो इलेक्शन कमीशन है एक स्वतंत्र है एकदम। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी। और 25 जनवरी को पता है क्या है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है हमारे भारत देश में। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, लेकिन ये हम कभी ऑब्जर्व 25 जनवरी को बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे। और इस दिन ही किसकी? इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। इसी दिन क्या होती है? इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, ये राजनीति, इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल वाले सदस्य होते नहीं, इसमें कार्यकाल का ऐसा कुछ अवधारणा नहीं है। आगे देखते हैं। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है? जी नहीं। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह चुनाव के 7 ग्राम पंचायतों, राज्य नगर पालिका के चुनावों से भी संबंधित है? जी नहीं। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे ढंग से करिएगा, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपको ये ऐसा लगेगा ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। आंसर क्या है हमारा? यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे ऑप्शन दे दिए और हमसे पूछा गया कि हाँ भाई बता दो कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर नहीं भैया, ये गलत है। हड़प्पा जो स्थित है ये रावी नदी पर है। हड़प्पा कहाँ पे है बच्चों? ये रावी नदी पर है। ये बात तो सही, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है, लेकिन ये तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत दे दी इसने। चलो आगे चलते हैं। चंद्रउद्दड़ो कालीबंगा दोनों वर्तमान राजस्थान की सीमाओं में नहीं। कालीबंगा जो है वो तो राजस्थान में है, लेकिन चंद्रउद्दड़ो है पाकिस्तान के अंदर। चंद्रउद्दड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सुरकोतड़ा और धोलावीरा दोनों गुजरात में, ये तो सही है। आगे देखते हैं। लोथल स्थल नर्मदा नदी पर है? नहीं भैया, लोथल जो है भोगवा नदी पर है।
लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी पर है। तो चारों ऑप्शनों में एक एक स्टेटमेंट गलत दे रखी, भोगवा नदी पर है। जैसे आपको यहाँ याद रखना था, हड़प्पा जो नदी है वो रावी पर है, ठीक है, और सिंधु घाटी जो मोहनजोदड़ो है, चंद्रदुर्ग पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, सुरकोतरा तोलावीरा दोनों राजस्थान में है, और लोथल स्थल नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि ये भोगवा नदी पर है। ठीक है, आओ नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा, वो है विंध्याचल। कौन सी है? विंध्याचल। देखो समझने का प्रयास करते हैं अपन लोग, कैसे, देखिए एक एक करके मैं बताता हूं आपको। जैसे गंगा की बात की अपन ने, ये रही गंगा, और गंगा ऐसे निकलेगी, कैसे दिखाता हूं मैं आपको गंगा को भी, ये निकल रही गंगा, ठीक है ना, ऐसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। ठीक है, गंगा जो रिवर निकलती है वो 5 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से। जैसे उत्तराखंड से निकलती है, पहले तो उत्तराखंड के जो प्रवेश करती है वो प्रवेश करती है बच्चों यूपी में। थोड़ा नीचे बनाना था मेरे को, ये वाला क्षेत्र जो यूपी में जाती है। यूपी के बाद जो जाती है वो बिहार में जाती है। कहाँ पे जाती है बच्चों? ये बिहार में जाती है। और बिहार के बाद कहाँ पे जाती है? झारखंड में जाती है। झारखंड जो राज्य बिहार से अलग हुआ था, और लास्ट में जाती है वेस्ट बंगाल में। ऐसे करके 5 राज्यों से ये निकल रही होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, और विंध्याचल करके ऐसे है विंध्याचल, ये जा रही विंध्याचल, दिख रहा है ना, ये रहा विंध्याचल। दक्कन के पठारों इसको अलग जो करता हूँ विंध्याचल पर्वत करता है। ये बात हमसे यहाँ पूछी गई, तो ये करेक्ट बात हमको बतानी भी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसमें अरावली का डिस्कस किया गया है। देखो अरावली है राजस्थान के अंदर, ऐसे करके अरावली जो पर्वतमाला है उसको ढंग से देखिएगा। अरावली पर्वतमाला ऐसे जा रही है, देखो, इसका कोई गंगा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरावली के बारे में एक बात जरूर याद रखनी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिरोही में है, माउंट आबू। वो माउंट आबू के गुरु शिखर, माउंट आबू में है गुरु शिखर। ये हमें यहाँ से याद रखना था। ये 2 के बारे में बात करें, विंध्याचल। विंध्याचल मेनली बच्चों एमपी में है, विंध्याचल जो है एमपी में है, और ये अरावली है वो है राजस्थान में मेनली। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है ऑप्शन में? विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। सतपुड़ा भी इसी का ही पार्ट है, सतपुड़ा भी थोड़ा सा इसी का ही पार्ट है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अजंता और एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। ये बात आपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर विंध्याचल हो गया। 90 ईस्ट रिज एक सागरीय ज्वालामुखी रिज है जो स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बच्चों? हिंद महासागर में स्थित है। कैसे? सुनिएगा। जैसे मैं अभी भारत का मैप फिर बना रहा हूँ। देखिएगा, मैं आपको चीज़ें बड़ी ज़ोरदार चीज़ यहाँ से बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा अरेबिक ओशियन, मैंने यहाँ कहा हिंद महासागर, हिंद ओशियन। इसके हिंद महासागर के ना तल में, कहाँ है बच्चों? तल में। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला फैली हुई है लगभग 5000 किलोमीटर में। कितने? 5000 किलोमीटर। इसे क्या बोलते हैं हम? 90 ईस्ट रिज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 90 रिज बोलते हैं इसको। 5000 किलोमीटर में ये फैली हुई है, यहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हिंद ओशियन। ये लीजिए, हिंद महासागर। मैं साइड में भी हो जाता हूँ, यहाँ आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, हिंद महासागर हमारा आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये लीजिए। निम्नलिखित में किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, चारों के चारों राजस्थान के शहर हैं। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जयपुर के अंदर। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? जयपुर में किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। जयपुर, जयपुर में के बारे में जानते हैं। आइए, जयपुर राजस्थान राज्य की यह राजधानी है, लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान, और ये पिंक कलर की है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। बाकी बात करेंगे अभी। आइए, जयपुर, जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान एक प्रदेश है और उसकी राजधानी और सबसे खूबसूरत जो प्रदेश वो जिला है वो है जयपुर। हमारे घर वाले सबसे पहले यही करते हैं कि भैया जयपुर हमें घूमने जाना है। जयपुर एक की प्रायोरिटी अलग है, जयपुर अपने आप में एक अस्तित्व अलग रखता है।
ठीक है जी, कैपिटल। ठीक है, इसे पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं बच्चों? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे पेरिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। इतने तो इसके नाम, कई सारे और भी नाम हैं, लेकिन अब बात करते हैं कैपिटल ऑफ राजस्थान यानी कि पिंक सिटी पेरिस। इसकी जो स्थापना कराते 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई गई थी। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा कराई जाती है। और कब कराई जाती है? जो 1727 में कराई जाती है, जयपुर की। ठीक है, जयपुर के है एक जंतर मंतर, जयपुर में ही स्थित है जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर ये 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। एक और आता है हवा महल। हवा महल बनाया गया था 1999 में। ठीक है, 9 है ये, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल में जो झरोखे हैं वो है 1953। ये विंडोज हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें जयपुर के बारे में याद रखनी। जंतर मंतर, हवा महल। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। अब जैसे जयपुर के एक्चुअली नाम जयपुर है, अपने दादाजी से पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर नहीं है ओरिजिनल नाम, जयपुर है इसका ओरिजिनल नाम। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। हम अपने दादाजी हुए या अपने फैमिली मेम्बर हुए जो बुजुर्ग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, अरे नहीं इनको नाम ही जयपुर नहीं लिया जा रहा। एक्चुअली में इसका नाम क्या है बच्चों? जयपुर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना और आंसर हमारा जयपुर हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। जैसे अलग अलग कप पूछ लिए जाते हैं, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, टेबल टेनिस या गोल्फ का। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा ट्यूलिप जो स्थित है वो है जम्मू एंड कश्मीर में है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश से भारत यूरेनियम का आयात नहीं करता है? भारत जो देश है किसके साथ नहीं करता? तो वो नहीं करता बच्चों ब्राज़ील के साथ। किसके साथ नहीं करता? बिल्कुल भी ब्राज़ील के साथ नहीं करता। ये बात भी आपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पशु प्रजाति है जिन्हें दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित और निगरानी के लिए मतलब निगरानी के लिए किया जा रहा है? वो कौन सा है बच्चों? जल्दी से मेरे को बताइए। ये है हंगुल कश्मीर हिरण। कौन सा है? हंगुल कश्मीर हिरण। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी। किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और लेपाक्षी स्थित मोनोलिथिक बुल को यूनेस्को के विश्व धरोहर अस्थायी सूची में रखा गया? तो ये है मंदिर आंध्र प्रदेश का। कहाँ पे है बच्चों? ये आंध्र प्रदेश। और विजयनगर साम्राज्य वाले इस मंदिर को बनवाते हैं। विजयनगर साम्राज्य वाले, ये साम्राज्य हमने कई बार डिस्कस भी किया है। जैसे मैं मंदिर का नाम लिखते हैं वीरभद्र स्वामी मंदिर। एक्चुअली में वीरभद्र स्वामी मंदिर जो है शिव जी का है। वीरभद्र स्वामी मंदिर, वीरभद्र जो स्वामी मंदिर है इसके बारे में याद रखना, ये सिर्फ भगवान शिव का रौद्र रूप है। भगवान शिव का रौद्र रूप है, गुस्से वाला। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान है। वीरभद्र स्वामी मंदिर भगवान शिव का क्या है? ये रौद्र रूप का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये हमसे पूछा जा रहा था। आंध्र प्रदेश के अलावा किस साम्राज्य वालों ने बनवाया है? तो ये विजयनगर साम्राज्य वालों ने बनवाया। विजयनगर साम्राज्य, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। 3 से 4 चीज़ें। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? हरिहर एंड बुक्का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आंध्र प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने चालार्टी स्टेडियम में पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो कौन सा था जिसे जीत सुनिश्चित की बच्चों? ये हमसे पूछा जा रहा है और इसका आंसर होगा 88.6 मीटर। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि ओलंपिक में बता दो भैया कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा और नदीम के द्वारा कौन कौन सा फेंका गया था, तो पहले अपन बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। 89.45, क्या बात करेंगे? 89.45, इसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। 89.45 मीटर फेंका गया था हमारे नीरज चोपड़ा के द्वारा। पाकिस्तानी नदीम के द्वारा कितना फेंका जाता है? लगभग 93 यानी 92.937 मीटर।
अरे 97 है, 93 नहीं है, 97 मीटर, लगभग 93 इन्होंने फेंक दिया। तो इनको तो ब्रॉन्ज मेडल, सॉरी इनको सिल्वर मेडल मिलता है और इनको ओलंपिक में गोल्ड, जो पेरिस में ओलंपिक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 जून को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? खेलो इंडिया जो है वो किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? तो वो जयपुर में ही आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कंगना रनौत को किया गया है। किस राज्य सरकार ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल एशियाई भाषाई प्रभाग के साथ समझौता किया है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? मिजोरम पर किए हैं। किसने किए? किस पर किए हैं बच्चों? मिजोरम पर। इसका मतलब ये है कि एआई के थ्रू भाषा का रूपांतरण होगा, भाषा को चेंज किया जाएगा अलग अलग भाषाओं में, जिससे कि हम कहीं पे भी जब जाते हैं, कैसे आप तमिलनाडु अभी भाषा के विवाद को देख रहे होंगे, महाराष्ट्र रहा, तमिलनाडु रहा, वहाँ पे क्या कि भाई तमिल बोलिए, महाराष्ट्र में मराठी बोलिए, इस भाषा के सोल्यूशन करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रख लिए। थैंक यू, धन्यवाद।